हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो वेलकम बैक, स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। आप कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू नंबर ऐसे है 1 का आंसर लिख देना, ताकि फिर आप चेक कर पाओ कि आपने सही बोला था कि गलत बोला था। 1 2 जो भी होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप करेक्ट आंसर लिख देना। अदरवाइज आपको सी डी तो समझ नहीं आएगा कि आप किसका आंसर बोल रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट 1 है, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मेक सेंस। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर रिप्रेजेंट्स द ओनर्स क्लेम इक्विटी इन द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। ड्रॉइंग्स मेड बाय द ओनर रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल इन द बिजनेस। ये भी सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है? द आंसर इज यस, डी पार्ट है 1 2 3। तो उस पे जो है हम बोलेंगे कि वो सही आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैंने दी है। ये एमसीक्यूज हमारी वेबसाइट www.estclasses.com पे अपलोड हो जाएगी। वहां पे एमसीक्यू सेक्शन में जाना, एंड देन सब्जेक्ट द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट या फार्म अकाउंटेंसी या डायरेक्टली अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। वहां पे आपको ये सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, देन बेसिक अकाउंटिंग, देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। 30 एमसीक्यूज हम हर लेक्चर में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग is generally not recorded as a transaction in the books of accounts merely on its occurrence। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जब वो इनकर हो जाती है, जब वो ओकर हो जाती है वो इवेंट, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, क्या इसको रिकॉर्ड करते हैं? द आंसर इज यस, इसको तो रिकॉर्ड करते हैं। विड्रॉल ऑफ कैश बाय ना ओनर फॉर द पर्सनल यूज, कैश को हम रिकॉर्ड करते हैं? द यस, इट्स ड्रॉइंग रिकॉर्ड करते हैं। A strike by factory owners that temporarily stops production, this is an event जो हो गया बिजनेस में। यस, बिजनेस का लॉस भी हो सकता है इससे, बट क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे डी देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखेंगे भी परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ क्रेडिट, तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलो देखते हैं क्या लिखा है आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज सी। एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं। जैसे आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो जाए, तो ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मैं इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ये आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। स्टेटमेंट 1, द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर मेनी एसेट्स is supported by the assumption that the business will continue its operations rather than being forced into immediate liquidation। तो गोइंग कंसर्न तो यही बोलता है कि एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रखेंगे, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट द बिजनेस टू बी लिक्विडेटेड, मतलब खत्म करना हम नहीं एनविसेज कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सेबल फ्यूचर। क्या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि आने वाले जस्ट कुछ टाइम में, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में बिजनेस खत्म होगा? द आंसर इज नो। तो अब आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो वही ऑप्शन है, सी पार्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, टाइम जाया नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, अ बिजनेस इनकर्स स्टाफ सैलरी एक्सपेंस फॉर मार्च। मार्च का स्टाफ ने काम कर दिया तो सैलरी का एक्सपेंस इनकर हो गया, बट हम पे करते हैं अप्रैल में। अंडर विच कॉन्सेप्ट is the salary recognized as an expense of March even though payment is made in April? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है
कि मार्च की सैलरी जो है वो मार्च का खर्चा माना जाएगा रादर देन अप्रैल। सो द करेक्ट आंसर इज एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को जब वो इनकर होती है तब रिकॉर्ड करते हैं, कैश पेमेंट पे हम नहीं जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती थी, तभी मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है। मैचिंग कंसर्ट भी हो सकता है कहीं, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो एक्रूअल है। कभी कोई एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको वो भी सही लगेगा, बट यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है ना। मैचिंग कंसर्ट में क्यों वैसे डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। एमसीक्यू नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। An asset acquired through purchase is initially recorded at its acquisition cost subject to applicable accounting standards। बिल्कुल सही है कि एसेट को आप एक्वायर करते हो जितना उसका एक्विजिशन कॉस्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, अगर कोई डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, जैसे जहां से आपने खरीदा उस दुकान से अपने दुकान तक लाने के लिए, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन टू यूज। तो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि एसेट को रेडी टू यूज तक जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, तो ये भी सही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट रिक्वायर्स एन एसेट टू बी कंटिन्यूअसली रिवैल्यूड एट इट्स करंट वैल्यू। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि एसेट को आप कंटिन्यूअसली रिवैल्यू करो? नहीं, वो तो बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट में रखो और डेप्रिसिएशन लेस करके रखना है, तो वो तो है ही, बट अल्टीमेटली आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखना है, रिवैल्यूएशन की बात तो है ही नहीं। तो 1 और 2 मुझे सही लगता है, 3 गलत है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा है 1 और 2? यस, ए पार्ट है 1 और 2 ओनली, तो आंख बंद करके 1 और 2 ए पे क्लिक करेंगे। एमसीक्यू नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लेक्चर में बता दिया, यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत है। बिजनेस परचेजेस मशीनरी वर्थ 30 लाख ऑन क्रेडिट। एक बिजनेस ने मशीनरी खरीदी, एसेट खरीदा 30 लाख का ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिलायबल इंडस्ट्रीज, रिलायबल से खरीदा। व्हाट इज द इमीडिएट टू फोल्ड इफेक्ट? हम जब बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे एटलीस्ट, तो ड्यूअल एस्पेक्ट इंपैक्ट आप दूसरी तरह से बोलते हैं कि एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ऐसा यूजुअली। अब इस चीज में क्या हो जाएगा, इस चीज से एंगल से इंक्रीज इन मशीनरी हो जाएगा, द आंसर इज यस। क्या डिक्रीज इन कैश हो जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज आपने उधार पे लिया है। इंक्रीज इन मशीनरी एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, क्या इसके लिए मालिक ने पैसा दिया? नहीं, उधार लिया, तो ये भी गलत है। इंक्रीज इन मशीनरी, मशीनरी एसेट तो बढ़ गया, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिटर की लाइबिलिटी बढ़ गई, बिल्कुल सही है। एक तरफ से आपका एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ से इसका सोर्स क्या है, कैपिटल या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है, तो आपका थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइजिंग, रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल अगर आपने उधार में बेचा तो इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। क्या ये सही आंसर है? द आंसर इज नो सर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, अनसर्टेनिटी नहीं है टुवर्ड्स द रिसीट ऑफ पेमेंट, तो आप रेवेन्यू को बुक करते हो, आप रेवेन्यू को डेफर नहीं करते हो। स्टेटमेंट 2, इनकम सच एज इंटरेस्ट और रेंट, अगर कोई और इनकम है अदर देन सेल ऑफ गुड्स, जैसे इंटरेस्ट है, आपके बैंक में एफडी है, उस पर इंटरेस्ट आएगा, या आपने किसी को किराए पे अपना घर दिया है, कोई जगह दी है, उससे रेंट आना है, इज रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। जो भी उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, एप्लीकेबल रिकॉग्निशन उस पर करेंगे। विच में इन्वॉल्व पैसेज ऑफ टाइम, जैसे इंटरेस्ट है, 3 महीने एफडी में पैसा रहा, 3 महीने खत्म हो गए मार्च में, अब मिलेगा तो 5 साल बाद, बट 3 महीने का इंटरेस्ट तो एक्रू हो जाएगा ना, वो टाइम के हिसाब से 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सपोज पर एनम, तो आप प्रोरेटा करके 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, तो उसको रियलाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, दिखा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और राइट टू रिसीव द इनकम। या अगर आपको राइट टू रिसीव द इनकम मिल गया डिविडेंड के केस में रहता है, या रेंट के केस में कि भाई 1 मंथ तो हो गया, अब तो रेंट ड्यू हो गया, तो वो भी नहीं दे रहा, तो मैं डेफर थोड़ी करूंगा। तो मुझे तो स्टेटमेंट 1 गलत लगा, स्टेटमेंट 2 तो सही लगा। तो कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ, बी पार्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8, द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस का टिपिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज हमारी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी, अब इंश्योरेंस पॉलिसी हम करते हैं अक्टूबर में रिन्यू, और पूरे साल की होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। या और सिंपल होगा, हमारी कार है, अब कार मैंने अक्टूबर में ली थी, तो अक्टूबर में उसका इंश्योरेंस करता हूँ। अब इंश्योरेंस तो
मैं नहीं बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी यार मेरा ना फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो मैं तेरे को 6 महीने का पैसा देता हूँ, अप्रैल से मैं नई पॉलिसी करता हूँ। आपको भी पता है पॉलिसी तो 1 साल की होती है। अब मैंने अक्टूबर में इंश्योरेंस कर लिया, वो तो 1 साल तक चलेगा, बट इस साल का खर्चा कितना जाना चाहिए सर? इस साल का खर्चा 6 महीने का जाना है। अगर साल का इंश्योरेंस 12,000 मैंने पे कर दिया है, तो फाइनेंशियल ईयर जो मेरा एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो उसमें तो 6,000 का खर्चा जाना चाहिए। तो अब इसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हो, द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी तरीके से अगर 31 मार्च को आपने वही जो देखा था, मेरी सैलरी पे नहीं की है, बट आपकी एंट्री तो करोगे वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंस प्राइमरी, विच कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है? तो इधर आप देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैचिंग कंसेप्ट, है ना? वहां पे अक्रूवल आ रहा था मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। पीरियोडिक एक्सपेंस को आपको मैच करना होता है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, विच अच्छा इधर अब मैं थोड़ा तेज चला तो आप पास भी कर सकते हो, या आपके पास पता है ऑप्शन की, ये वेबसाइट पे रहेंगे आप वहां पे भी देख सकते हो। ओ ओ ओ, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, कुछ कुछ ऐसा की दब गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल is traditionally expressed by the idea that profit should not be anticipated, whereas probable loss should be recognized when appropriate। वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बोलता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, हम प्रूडेंट रहेंगे, हम कंजर्व रहेंगे? तो करेक्ट आंसर इज प्रूडेंस ओब्लिक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा। एमसीक्यू नंबर 10, स्मॉल वैल्यू आइटम्स सच एज इनएक्सपेंसिव स्टेशनरी or low cost calculator may sometimes be charged to directly to P&L, even though they may be usable for more than one period। कैलकुलेटर हो या स्मॉल कॉस्ट वैल्यू इन्वेंट्री हो स्टेशनरी की, तो आप उसको खरीद के डायरेक्टली पीएनएल में डाल सकते हो, दो आपको अगले साल भी चलेगा, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी मिल सकता है, बट आप उनको पीएनएल में खर्चा डालते हो। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? सर मटेरियलिटी नाम की कोई चीज होती है, इमेटेरियल चीजों का हम पूरा अकाउंटिंग करने अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। अंडर द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग का एग्जाम्पशन है क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। बोल रहा है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल आर ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। क्या ये सही है? द आंसर इज यस। These assumptions are generally presumed to have been followed while preparing finance। क्या ये सही आंसर है? यस, ये भी सही है। When these assumptions have been followed, अगर हमने इन assumptions को follow कर दिया है, a specific disclosure stating their adoption is normally required। If any of these assumptions have not been followed, तो फिर डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। तो क्या ऐसा है? सर ये सी पार्ट ना गलत है। अगर इन एजम्पशंस को फॉलो किया होता कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं देना होता है, अगर नहीं किया होता तब देना होता है। तो सी तो गलत है, अगर फॉलो किया तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती है, तो सी गलत है। एमसीक्यू नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग द सिंगल एंट्री सिस्टम, करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। सिंगल एंट्री सिस्टम पे आपको ये दोनों ऑप्शन देखने और करेक्ट आंसर बताना है। पहला पीस, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स द कंप्लीट टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ऐसा है? नो, ऐसा तो नहीं है, वो तो एक ही एस्पेक्ट रखता है। In traditional form of single entry system, usually personal accounts and cash book are generally prepared। बिल्कुल यही होता है, यूजुअली लोग सिंगल एंट्री में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं, while complete real and nominal accounts are not maintained। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कोई ऑप्शन? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। Under which basis of accounting is a distinction between made between receipt of cash and right to receive the cash, as well as between द पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन? वो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हम अलग करते हैं कि भाई रिसीट ऑफ कैश अलग है, राइट टू रिसीव द कैश अलग है, इवन इफ राइट टू रिसीव द कैश हो गया आप अकाउंटिंग करोगे? तो कौन सा करेक्ट आंसर है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। A business uses SLM depreciation for its machinery। एक बिजनेस एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा है डेप्रिसिएशन के लिए। इट कंटिन्यूज टू यूज द सेम मेथड इन सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर से भी यही मेथड यूज करता है to ensure comparability unless there is a justified reason। unless there is a justified reason कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, लॉ के हिसाब से या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए लगता है कि नहीं चेंज करना पड़ेगा,
तब तक ये कंसिस्टेंटली ये फॉलो करता है। विच कंसेप्ट इज बीइंग फॉलोड? सर इसी का नाम तो कंसिस्टेंसी, आपने बोला वर्ड, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट। एमसीक्यू नंबर 15, a business follows the cash basis of accounting। एक बिजनेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। इट पेज ऑफिस रेंट रिलेटिंग टू दिसंबर 19 इन जनवरी 20। दिसंबर 19 की रेंट है, जनवरी 20 में पे करता है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करता है। अब बताओ किस मंथ में ये रिकॉर्ड करेगा खर्चा, जनवरी में या दिसंबर में? सर कैश बेसिस में तो जब कैश आता है तब रिसीव होता है, जब कैश जाता है तब एंट्री होती है। तो यहाँ पे जनवरी में गया तो जनवरी में हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग अकाउंटिंग equation: asset is equal to liability plus capital। If a proprietor introduces 50 lakh as capital in the business, अगर एक मालिक 50 लाख रुपया बिजनेस में लगा रहा है, what is the immediate effect? क्या हो जाएगा बिजनेस में? सर बिजनेस के पास 50 लाख का कैश आएगा और बिजनेस के पास क्या होगा, मालिक का लाइबिलिटी हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इंक्रीज इन कैश 50 लाख, डिक्रीज इन लाइबिलिटी नो। इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल बाय 50 लाख, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। आपका कैश बढ़ेगा 50 लाख और आपकी कैपिटल बढ़ेगी 50 लाख। एमसीक्यू नंबर 17, which basis of accounting is fundamental to modern financial reporting because it recognizes transactions and events when they occur rather than solely when the cash is paid। वो कौन सा कंसेप्ट है जो बोलता है कि भाई जब ट्रांजेक्शन ओकर हो जाएगी तब रिकॉर्ड करेंगे, कैश में नहीं जाएंगे? तो द करेक्ट आंसर इज एक्रूअल बेसिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर। मटेरियलिटी इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव का अपोजिट क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जहां आप डिसीजन ले सकते हो, भाई आएगा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब फिक्स है, हम बोलते हैं ना आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मतलब चार ऑप्शन है, चार में से एक चूज करना है। सब्जेक्टिव मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। सब्जेक्टिविटी होती है जहां पे आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो मेटेरियलिटी इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, मतलब जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। यू हैव यूनिवर्सिटी फिक्स्ड थ्रेशोल्ड, भाई 1 लाख से ऊपर होगा मटेरियल है, 1 लाख से नीचे मटेरियल, ऐसा है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। हमारी कंपनी जिसमें मैं जॉब करता हूँ, हम जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वी राउंड ऑफ टू करोड़। हम करोड़ में राउंड ऑफ करते हैं। करोड़ से ऊपर अमाउंट है ना, मैटर नहीं करता है। हमारा प्रॉफिट होता है, हम बोलते हैं हमारा प्रॉफिट 10,000 करोड़ हो गया, 40,000 करोड़ हो गया। हम नहीं बोलते 40,000 करोड़, 898 लाख, इतने इतने, वो लैक्स हमारे लिए रिलेवेंट है बिकॉज कंपनी का साइज ही इतना ज्यादा है। हमारी कंपनी का टर्नओवर पूरे इंडिया के जितने कंपनीज का टर्नओवर है 1/10 उसका अकेला हमारी कंपनी का टर्नओवर। इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ आवर कंपनी, जितना पूरे इंडिया में जितने भी लोग सेल कर रहे हैं उसका 1/10 हम अकेला 10% हमारी कंपनी सेल करती है। तो हमारे लिए करोड़ से नीचे की फिगर इमटेरियल है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा मतलब छोटा मोटा चीज हो गया भाई यार इमटेरियल है, ठीक है? तो कोई यूनिवर्सल फिक्स नंबर नहीं है, कहीं पे हो सकता है भाई आपको रुपीज में फिगर देना पड़ेगा। तो वन इज नॉट करेक्ट। द मैचिंग कॉन्सेप्ट फोकस एक्सक्लूसिव ऑन एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड एक्चुअल कैश, ऐसा थोड़ी है मैचिंग कॉन्सेप्ट, भाई आपको मैच करने हैं खर्चे पूरे ना। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, कैश बेस पे थोड़ी जाएंगे। तो दोनों स्टेट में गलत है यार, बोथ आर इनकरेक्ट, बी पार्ट। बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख फॉर कैश, बिजनेस ने गुड्स परचेज किए 10 लाख है। अब ड्यूअल इफेक्ट क्या होगा? सर गुड्स बचेंगे, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं 10 लाख, और आपका एक एसेट जो है कैश वो कम हो जाएगा। देख लो आंसर है कोई? यस सर, सी पार्ट है आंसर, इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड डिक्रीज इन कैश। अंडर द स्टैंडर्ड इंडियन फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, द फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली एक्सटेंडेड फ्रॉम, फाइनेंशियल इंडिया में क्या होता है सर? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है इंडिया में यूजुअली, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स: पीरियोडिक रेवेन्यू, actual cash inflow, matched expenses, probable losses। Under the traditional matching concept, which expression best represents the periodic profit? Periodic profit कैसे निकलेगा? पीरियोडिक प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? पीरियोडिक रेवेन्यू में से कुछ लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? कैश फ्लो लेस करना पड़ेगा? नहीं सर, मैचड एक्सपेंसेस लेस करना पड़ेगा। पीरियोडिक रेवेन्यू कितना आया, उसमें से पीरियोडिक मैचड एक्सपेंस कितना है, तो आपको पीरियोडिक प्रॉफिट आएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट।
एमसीक्यू नंबर 22, एन एंटरप्राइज अर्न्स इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, डिविडेंड मिलता है फ्रॉम द यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज बाय थर्ड पार्टीज अंडर द ट्रेडिशनल रेवेन्यू सच इनकम इज जनरेटेड व्हेन। तो आप इनको कब, इंटरेस्ट को, रॉयल्टी को, डिविडेंड को कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब आपको राइट टू रिसीव मिल जाता है, चाहे वो कैश मिला या नहीं मिला, राइट टू रिसीव अगर हो गया तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द relevant right to receive the income arises subject to applicable recognition criteria। राइट टू रिसीव का मतलब क्या, जैसे इंटरेस्ट है, ठीक है ना, 3 महीने का जो हो गया तो आप एक्रू हो गया उस हिसाब से तो आप उसको ले सकते हो। रॉयल्टी का आपने इतनी प्रोडक्शन कर दी तो अगर जो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा उससे मिलेगा। डिविडेंड का जब डिक्लेयर कर दिया तो राइट टू रिसीव हो गया तो आप उसको उस हिसाब से एप्लीकेबल रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो अच्छा, बाकी ऑप्शन क्या था इसमें? ओनर इंट्रोड्यूशन कैपिटल नहीं, एंटरप्राइज परचेज न्यू एसेट, अकाउंटिंग ईयर नेसेसरली एंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है। A business expenses a small amount of stationery immediately when purchased, even though some can be used। अभी हमने पढ़ा था ऐसा भी क्वेश्चन। Which accounting concept can justify this treatment is when the amount is insignificant। कि भाई स्टेशनरी जो हो सकता है अगले साल भी यूज हो सकता है, आपने उठा के खर्चे में डाल दिया, तो कॉन्सेप्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। Which of the following is a fundamental characteristic of double entry? It maintains only personal accounts and cash book. Every transaction is two or more aspects and the corresponding debits and credit effects are recorded। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सी और डी देखने की जरूरत नहीं है। वैसे देखना चाहिए आपको एग्जाम में, ताकि ऐसा ना हो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात आएगी। करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और नेचुरल लॉज फॉर द ऑफ द सेम काइंड एज इम्यूटेबल लॉज ऑफ फिजिकल साइंस। जिस तरह से फिजिकल साइंस के लॉज है, इस तरह से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से भाई ये बोला तो यही है, पत्थर को ऊपर फेंकोगे नीचे ही आएगा। ऐसा थोड़ी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यार। आज लोगों को ये सही लग रहा है तो ये कर रहे हैं, कल को लगेगा नहीं यार इसको लाइबिलिटी होना चाहिए, लाइबिलिटी डाल देंगे। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स को पहले हम कैपिटल मानते थे, अब आया कॉन्सेप्ट नहीं, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इट्स नेचर ऑफ लाइबिलिटी तो आप उसको लाइबिलिटी दिखा दो। लोगों का नजरिया चेंज होता है, इर्तिका होता है। तो पहला तो गलत है भाई। सेकंड देख लेते हैं। Accounting concepts and conventions have developed through professional practice, experience, standard and broad consensus। ब्रॉड कंसेंसस से, एक्सपीरियंस से ये सब चीजें समझ में आने लगी है। तो मेरे हिसाब से 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। लेट्स सी द ऑप्शंस। 1 is incorrect, yes, in the third D part it's written as statement 1 is correct but statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। Question number 26, a business recognizes a decline in the value of inventory when such decline is required to be recognized under the applicable accounting standard। AS2 के हिसाब से हम बोलते हैं इसको AS2 impact कि inventory is to be valued at cost or NRE whichever is lower। तो आपने क्या किया, अगर inventory की cost at the end of the year है 5 लाख और उसकी NRV 4.5 लाख रुपए है तो आपने 4.5 लाख दिखा दिया। तो which traditional accounting concept is mostly closely with the cautious recognition of such losses? वो कौन सा accounting concept है जो बोलता है कि ऐसा कर लो? सर वो था ना जो आपने बोला था कि बच्चा आएगा बोलेगा मैं तो पक्का शर्ट लूंगा बट नहीं लेना, नहीं भरोसा करना जब तक नहीं खरीदेगा। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। एमसीक्यू नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या है फंडामेंटल इक्वेशन? एसेट जो इतने भी आपके पास है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ढूंढ लो। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल नहीं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी नहीं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये करेक्ट आंसर है कि जितने आपके पास एसेट है 10 लाख है, इसके लिए पैसा या तो मालिक ने दिया होगा वो उधार होगा। 28 में आपको पता है करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग कैन कॉन्स्टिट्यूट रेवेन्यू ऑफ एन एक्सपेंस? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या ये रेवेन्यू होगा? यस। यूज बाय अदर्स ऑफ द यील्डिंग इंटरेस्ट वाली? यस। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर? नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर वो रेवेन्यू नहीं है। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर है, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। MCQ number 29, an enterprise changes the depreciation method arbitrarily from SLM to WDV and then back again in alternate years without any valid accounting justification, which comes from primarily being violated। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको वायलेट किया जा रहा है? एक साल मन किया SLM से डेप्रिशिएट किया, अगले साल मन किया WDV से किया, फिर SLM से किया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, तो कौन सा आंसर वायलेट हो गया? सर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है ना भाई, कंसिस्टेंटली फॉलो करो ना अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अपने मन मर्जी से नहीं चलना है। तो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर जनरेटेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। बिल्कुल सही है
कि कैश इज रिसीव्ड और पेड, आप अकाउंटिंग करते हो। अंडर द एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर जनरली रिकॉर्ड व्हेन दे ओकर रादर देन ओनली व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। ये भी बिल्कुल सही है। एक्रूअल में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस इवेंट्स जब ओकर होते हैं तब एंट्री करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको कैश मिला या आपने पेमेंट कर दी है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो मुझे और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कर दिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उस पर आपको पहले लेक्चर आएगा, उसके बाद एमसीक्यूज आएंगे। ये मेरी एक ऑनेस्ट कोशिश है आप लोगों तक अकाउंटिंग को एक नए सरी से लाने के लिए, बेस्ड ऑन की जो आप लोगों की ख्वाहिश थी। इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपको जो भी सजेशन लगेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से मैं जितना कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, माय लिमिटेड टाइम। मैं ऑफिस जाता हूँ जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, और भी फिर फैमिली की कमिटमेंट्स होती है, तो टाइम बहुत कम होता है। आपको बिलीव नहीं करोगे कि मैं अभी सुबह उठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है इसके बाद मुझे ऑफिस की तैयारी और सब कुछ करनी है। तो बट ठीक है, जितना बेस्ट हो सकेगा उतना करने की कोशिश करूंगा मैं। तो उसमें आपको जो भी सजेशन होते होंगे वो आप बताया करो। अनलेस ऐसा ना सजेशन के साथ दिन में 3-4 लेक्चर आनी चाहिए, फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और दिन में एक ही लेक्चर आएगी, बट स्टिल उसके बगैर भी आपको कुछ सजेशन लगते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।